बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सरजमीन बेआइन पाकिस्तान में। ये लफ्ज बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये सरजमीन बेआइन क्यों है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आइन में ये दर्ज है कि इंतखाबात अगर असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर होंगे। क्या वो अहकामात 90 दिन के अंदर हुए? और इसी तरह सूबों में इंतखाबात कराने का जो हुक्म था और जो आइन जो कुछ कहता था उस पर क्या हुआ, ये भी आप सबके सामने है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन के अंदर जो हकूक दिए गए हैं पाकिस्तान के शहरियों को, उन हकूक की पामाली जिस तरह से हो रही है, इसलिए कहा जा सकता है कि इस वक्त ये सरजमीन अमलन बगैर किसी आइन और कानून के है। और इस सरजमीन पर ताकतवरों की जो हुक्मरानी है उसको 70 साल होने वाले हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के अहकामात को ना मानने से, अदालत के अहकामात को ना मानने का ये जो सफर है, अब ये तकरीबन 77 साल पर मुहित है। और एक अथॉरिटी के अहकामात और आइन को ना मानने का ये तजुर्बा अब एक मखसूस जहनीयत और फितरत में तब्दील हो चुका है और एक मखसूस जहनीयत और फितरत को जन्म दे चुका है। और वो फितरत और जहनीयत ये है कि हम इस मुल्क के वाली हैं और इस मुल्क में रहने वाले बाकी सब जो हैं, या तो वो हमारे मुलाजिम हैं और या हमारे अहकामात और ऑर्डर्स को मानने के और उन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला भी बहुत पुराना है और गुज़श्ता 2 साल में ये सिलसिला जो है ये अब अपने अरूज पर पहुंच चुका है। किसी भी मुल्क के जो अहले इल्म होते हैं वो उस मुल्क का सरमाया होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ आबरूए उर्दू शायरी फैज अहमद फैज को इस मुल्क में बगावत का मुल्जिम बनाया गया। और सिर्फ फैज अहमद फैज नहीं थे, हबीब जालिब की बात की जाए, उनके साथ भी जो सलूक हुआ वो भी सबके सामने है। और अब पाकिस्तान के एक शायर हैं अहमद फरहाद साहब, अहमद फरहाद साहब को अगवा किया गया। मैं तो उसके लिए लफ्ज अगवा इस्तेमाल करूंगा। और आज उस अगवा केस में उसके चूंकि उनकी बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया के जानिब से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस पिटीशन की समाअत कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो और जो कुछ उन्होंने कहा, एक तो वो इस रियासत के खिलाफ, इस रियासती इदारों के खिलाफ मैं समझता हूँ एक फर्द जुर्म है और सबको इससे सबक सीखना चाहिए। रियासती इदारों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। आज जब ये समाज शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और जो इस्लामाबाद के आईजी हैं अली नासिर रिजवी, वो भी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने इसमें कहा कि जी कुछ सीडीआर्स मिली हैं, उनसे ट्रेस कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने ये उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि रियासत नाकाम हो चुकी है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी अभी रियासत नाकाम नहीं हुई, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि जी रिकवर करना रियासत की मजबूरी है वरना ये रियासत की नाकामी होगी। अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है हाई कोर्ट के जस्टिस की जानिब से कि जी मजबूरी है। और फिर ये भी जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने पूछा कि जी सेक्रेटरी दिफा क्या अदालत में आए हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी सेक्रेटरी दिफा आज नहीं आए, चूंकि उनका ऑर्डर नहीं था, लेकिन वो आ जाएंगे। तो फिर इस पर जस्टिस साहब ने फरमाया कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर अदालत पेश हो और आईएसआई की वर्किंग समझाएं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है कि किसी खुफिया एजेंसी की वर्किंग का तरीकाकार अब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है कि सेक्रेटरी दिफा पेश हों और उस खुफिया एजेंसी की वर्किंग का तरीका बताएं क्या है। सेक्टर कमांडर और फिर ये भी पूछा कि आईएसआई में सेक्टर कमांडर और उनके मातहत कितने अफराद होते हैं। और ये रिमार्क्स दिए कि अब एजेंसीज कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी ना हुई तो ये रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर कहा कि जी इसको रियासत की नाकामी ना कहें, अगर हम अहमद फरहाद को ना पेश कर सके तो मैं मान लूंगा कि रियासत नाकाम हो गई है। तो फिर उन्होंने रिमार्क्स पास किए जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कि वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अमनो अमान की सूरत हाल खराब भी होती है, पुलिस वाले मारे भी खाते हैं, पुलिस वाले वर्दी भी फड़वाते हैं। और अगर इदारे जवाबदेह ना हो और आप उन्हें जवाबदेह भी ना कर सकें तो क्या होगा? ये सवाल था। एजेंसीज का भी एक स्ट्रक्चर होगा, कोई किसी को जवाबदेह होगा। हमने सारे सवाल समझने हैं और इस जजमेंट में देने हैं, यानी इन सारे सवालों का जवाब हमने इस जजमेंट में देना है। और ये भी कहा गया कोर्ट की जानिब से कि अब इस आदमी का रिकवर होना पीछे रह गया है, हम कुछ चीजें तय करेंगे। लापता अफराद केस में अब सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस अफसर उसका बयान लेकर जिम्नी लिखेगा।
सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर तलब किया और ये भी कहा कि जी सेक्रेटरी दिफा अगर समझाएं कि ISI डेटा कैसे जमा करती है, अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है सारे इदारे कौम को जवाब दें हैं, दूसरे इदारे के लोगों से पूछें तो कभी मुअत्तल हुए, वो कभी नहीं हुएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन पुलिस वाला ये बताएगा कि वो 24 बार या 38 बार मुअत्तल हुआ है। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता अफराद, जो होने वाले लापता अफराद हैं, जो लापता हो चुके हैं, उनके लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। और ये भी कहा कि जज ने कानून देखकर फैसला करना है, बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है। अगली तारीख में बताएं कौन से कानून के जरिए एजेंसी रेगुलेट होती है। जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है जज उसको शेयर नहीं करता। एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ करोड़ रुपए जुर्माना किया था। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मैंने कभी नहीं देखा किसी अदालत ने दहशतगर्द को जमानत दी हो। 10 दिन हो गए, पता नहीं बेचारे का क्या हाल होगा। और ये भी कहा कि जी अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, वो सहाफियों में से भी होंगे। साबिक IGs को भी दावत दूंगा। आज हामिद मीर जो है वो भी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि जी सहाफियों को मुल्क में मुश्किलात का सामना है। आपके रिमार्क्स के बाद वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पैमरा का नोटिफिकेशन है कि अदालती कार्रवाई नशर नहीं होगी। तो मोहसिन कियानी साहब ने कहा कि वो नोटिफिकेशन मेरे लिए नहीं है। हामिद मीर ने बताया कि जी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की रिपोर्टिंग की जा सकेगी। जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने फरमाया कि जो भी मिसिंग पर्सन का केस इस अदालत में लगेगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और मजीद ये कहा कि मिसिंग पर्सन के केसेस में लार्जर बेंच बनना चाहिए ताकि मामला हल किया जा सके। और ये भी उन्होंने सवाल किया कि SSP ऑपरेशंस कहाँ हैं। तो इस पर SSP ऑपरेशंस जो है वो कोर्ट में पेश हो गए और उन्होंने अदालत को बताया कि जी हमने अहमद फराद की लोकेशन ट्रेस कर ली है, टीम वहां पर मौजूद है। जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि आप किस एजेंसी की मुआवनत हासिल कर रहे हैं। तो SSP ऑपरेशन ने बताया कि जी हम IB से मुआवनत हासिल कर रहे हैं। तो जस्टिस साहब ने फिर पूछा कि ISI-MI शामिल नहीं है इसमें। और फिर ये भी उन्होंने फैसला किया कि इस कोर्ट की कार्रवाई जो है उसको बराह रास्त नशर किया जाएगा। और जो हामिद मीर साहब थे उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया कि जी हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया से ऐलान जंग कर दिया। और उन्होंने सवाल उठाया कि इस अदालत की कार्रवाई पर क्या मीडिया पर रिपोर्ट किया जा सकता है इसको। तो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाजत है। पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं इस अदालत के मिसिंग पर्सन के केसेस लाइव दिखाने का ऑर्डर जारी करूंगा। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। और ये भी कहा कि गुज़श्ता 3 सालों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक टीम जो काम करके गई थी दूसरी टीम ने उसको मुल्जिम बना दिया। हम अदालती मुआवनीन मुकर्रर करेंगे, हामिद मीर साहब से भी कहेंगे कि अदालत की मुआवनत करें। और जहां तक उसका पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी की बात थी तो उन्होंने कहा कि जी हम इस पर भी ऑर्डर जारी करेंगे, हम समाअत इसकी लाइव करेंगे। जबरी गुमशुदगियों के मुतल्लिक भी उन्होंने ये बात की कि जी उस कमीशन के रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफसोसनाक कारकर्दगी है, वो उधर से मान भी रहे होते हैं और बंदा भी नहीं छोड़ रहे होते। अब ये एक वाज़ेह इल्जाम लगाया गया एजेंसीज पर कि जी वो मान भी रहे होते हैं कि बंदा हमारे पास है और हम फिर छोड़ भी नहीं रहे होते। और उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन उन्हीं के रहमो करम पर होता है जब वो छोड़ रहे होते हैं, उधर से ऑर्डर आ जाता है। और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो। नहीं, जाहिर है इसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा ये जो इस्तिस्ना मिला हुआ है ना, इस इस्तिस्ना को ही खत्म करना है। और ये भी कहा कि या तो एजेंसियों को कानून साजी करके 6-6 माह का इख्तियार दे दे। तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा इस पर, मंसूर अवान साहब ने, कि जी नहीं नहीं, आइन में इसकी इजाजत नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आइन उन बाकी चीजों की भी इजाजत नहीं देता जो हो रही है। आइन मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की इजाजत भी नहीं देता, लेकिन लगाया गया। और जिन लोगों ने लगाया कि आज तक उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई की, जवाब यही है कि जी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरा ये मानना है कि सेक्टर कमांडर एक SHO के बराबर है। अब इस केस की समाअत जो है वो 29 मई तक मुलतवी कर दी गई है। बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि पंजाब हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। एक तो वो कानून बनाया गया है पंजाब में, बल्कि बनाया जा रहा है, जिसमें चूंकि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अब बाकायदा वो कानून बनाया इसीलिए गया कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का आइन क्या कहता है नाजरीन? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A में ये कहा गया है कि जी सिविल हकूक का तयन करने या किसी फौजदारी चार्ज के खिलाफ हर शख्स को शफाफ कार्रवाई, मुकदमा और मुनासिब अमल का कानूनी हक होगा। लेकिन उस कानून के तहत ये है कि जी
عدالت کیس کا فیصلہ بعد میں کرے گی، لیکن پہلے جو ہے اس کو 30 لاکھ تک کا جرمانہ جو ہے وہ عبوری حکم نامے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا کیس کا فیصلہ بعد میں ہو اور جرمانہ پہلے کیا جائے تو کیا اس کو منصفانہ یا صاف اور شفاف ٹرائل کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ منصفانہ یا صاف اور شفاف ٹرائل نہیں ہوگا۔ تو یہ آرٹیکل 10A کی یہ خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ جی ہر شخص کو پاکستان کے اندر تقریر اور اظہار رائے کا جو ہے وہ حق حاصل ہوگا، پریس کی آزادی ہوگی، لیکن اس پر ایک مناسب سی پابندیاں ہوگی۔ اور پھر جو آرٹیکل 19 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہر شہری کو حق رسائی معلومات اور معاملات مفاد عامہ ہوگا۔ اب ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے آئین میں کہ جی ہر شہری کو معلومات کو جاننے کا حق ہوگا۔ اب پاکستان کے ایک بڑے سیاسی رہنما کے خلاف عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ کیا ہے اور اس کی پروسیڈنگ کیسے ہو رہی ہے، اس میں کاروائی کیا ہو رہی ہے، لیکن اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے پیمرا کی جانب سے کہ کورٹ رپورٹنگ نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور پاکستانی کے آئین کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 25۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی شہریوں کے جو حقوق ہے وہ برابر ہوں گے، لیکن پاکستان میں اب اس قانون کے ذریعے جو پنجاب میں بنایا گیا اس میں جو اسپیشل لوگ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں نوری مخلوق ہے، ان کی ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہے کہ جی اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ اسپیشل ان کو ڈیل کیا جائے گا، اور ان کے کیسز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک جو جج پر مشتمل ٹریبونل ہوگا وہ اس کی سماعت کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اور دوسری طرف دیکھیں کہ آج پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کے خلاف مزید کاروائی کرنے اور کیس ایک شاید نیا کیس جو ہے وہ رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقاعدہ اس کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ عمران خان کی ریاست مخالف اور نفرت پر مبنی جو تنقید ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے، تو اس بات کو شاید بنیاد بنا کر اب ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف درج کرنے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک طرف تو عدالت جو ہے وہ یہ کچھ ججز جو ہیں وہ اب آئین اور قانون کے مطابق اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، لیکن کچھ ججز ایسی ہیں جن پر شاید نظریہ ضرورت جو ہے وہ بری طرح سے حاوی ہے۔ آج ہی جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن تھا جس میں کورٹ رپورٹنگ یعنی وہ کیسز جو پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کی رپورٹنگ پر پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی چینل اس کو کور نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی بھی براڈ کاسٹر جو ہے وہ اس کو کور نہیں کر سکتا، اس پر رپورٹنگ نہیں کر سکتا۔ تو آج اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ کیس فکس ہوا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ انہوں نے پیمرا کو تو تادیبی کاروائی سے روک دیا، لیکن اس نوٹیفیکیشن پر منوہن عمل درآمد کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی دیا ہے۔ اب وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی نمازیں بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے، تو وہ لوگ جو پاکستان میں آئین، قانون اور آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، اب اگر وہ عدالتوں میں جائیں تو عدالتیں بھی فیصلے وہی کر رہی ہیں جو پاکستان میں طاقتور چاہتے ہیں۔ میں سب اداروں کی اور یا سب عدالتوں کی بات نہیں کرتا، یا میں سب ججز کی بات نہیں کرتا، اسی پاکستانی عدلیہ میں بہت سارے ایسے ججز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جن کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ججز بھی یقیناً ہیں جنہوں نے مصلحت پسندی کا شکار ہو کر فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے نظریہ ضرورت کو مانتے ہوئے فیصلے دیے ہیں۔ پاکستان میں اگر پاکستانی عدلیہ ہی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتی، فیصلے پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیے جاتے تو شاید پاکستان کی وہ پوزیشن یا وہ صورتحال جو آج ہے یہ نہ ہوتی۔ عدلیہ کو اور وہ لوگ جو عدلیہ سے محاذ آرائی چاہتے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا، یقیناً آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ تجربات ہیں، آپ کے پاس احکامات کو نہ ماننے کا تجربہ ہے، آپ کے پاس آئین توڑنے کا تجربہ ہے، آپ کے پاس ملک توڑنے کا تجربہ ہے، اور کل آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کو بھی توڑ دیا، اور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے ختم ہو گئی ہے۔ شاید آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور آپ ابھی بھی 100 سال یا 200 سال پرانے فارمولے پر چل رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سوائے ڈنڈے کے اور کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ ڈنڈے مار سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ گم کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بہرحال آپ کو آپ کی آئینی حدود و قیود کے اندر جانا ہوگا،
اور جب تک آپ اپنی آئینی حدود و قیود کے اندر نہیں جائیں گے تب تک آپ اس ملک کا نقصان کرتے رہیں گے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ہم میں سے ہیں اور ہم آپ سے ہیں اور یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم سب نے اس ملک کا سوچنا ہے. آپ اس ملک کے خام خواہ کے ٹھیکیدار نہ بنیں، اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں اور پاکستان کے سیاسی اداروں کو، پاکستان کی عدالتوں کو ان کی ڈومین میں رہ کے کام کرنے دیں، کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں. آپ کی مداخلت نے آج پاکستان کے ہاتھ میں کشکول دے دیا. خدارا اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.